ये कहानी है उस राज की जो 2006 में खुला लेकिन आज भी पूरा नहीं हुआ। सुरेंद्र कोहली एक आम सा नौकर या फिर कुछ और। मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। एक 14 साल की लड़की रिम्पा हलदार गायब हो गई। कई बार ड्रेन में कुछ सड़े हुए हाथ पांव दिखते थे लेकिन पुलिस ने कहा वो पुराने बोन्स हैं और लड़कियां गायब होने की खबरें आती रही। एक छोटी बच्ची कविता जो 5 साल की थी, रचना लाल 9 साल की और दीपाली सरकार 12 साल की। एक 20 साल की लड़की पायल जो कॉल गर्ल थी वो भी गायब हो गई। लोगों के दिल में शक बढ़ रहा था लेकिन कोई सबूत नहीं। सुरेंद्र को देखते थे लोग, वो चुपचाप नौकरी करता लेकिन उसकी आंखें वो अलग सी थी। क्या वो जानता था या फिर वो खुद था वो राज? रात के गहरे अंधेरे में नोएडा के सेक्टर 31 के एक सुनसान गली के किनारे एक घर खड़ा था, D5। वो डबल स्टोरे बंगला बाहर से तो एक साधारण मकान लगता था लेकिन अंदर कुछ छुपा था जो सालों तक छुपा रहा। निठारी गांव के पास जहां मजदूर लोग अपने बच्चों के साथ रहते थे, एक एक करके बच्चे गायब होने लगे। कोई चीख नहीं, कोई लाश नहीं, सिर्फ खाली घर और मायूस माँ बाप। ये कहानी है उस राज की जो 2006 में खुला लेकिन आज भी पूरा नहीं हुआ। सुरेंद्र कोहली एक आम सा नौकर या फिर कुछ और। 1972 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव में सुरेंद्र कोहली का जन्म हुआ। गरीब घराने का लड़का जहां हर रोज का जीना ही लड़ाई थी। बचपन से ही उसके सपने छोटे थे। पढ़ाई क्लास 6 तक ही पहुंची, फिर हाथ में काम आ गया। गांव के अंधेरे रातों में वो सोचता होगा अपने भविष्य के बारे में लेकिन जिंदगी ने उसको दिल्ली की चमक धमक की तरफ खींचा। एक छोटा सा लड़का जो कभी सोचा ना होगा कि उसका नाम एक दिन पूरे देश में खौफ का कारण बन जाएगा। जवानी में सुरेंद्र दिल्ली पहुंचा नौकरी ढूंढने। पहली जॉब मिली एक पुराने होटल में, बर्तन धोने का काम। फिर नोएडा शिफ्ट हुआ। 1993 से 1998 तक एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर के घर में कुक बना लेकिन अंदर से खालीपन महसूस होता होगा। वो अंधेरा जो उसके दिल में बसा था शायद तब से ही बढ़ रहा था। वो काम के बीच में कभी कभी जानवरों की खाल उतारना शुरू किया, रॉ मीट खाने की आदत लगी। ये सब छोटी छोटी बातें जो बाद में बड़ी बन गई। 1998 में उसने गांव लौटकर शादी कर ली शांति नाम की लड़की से। एक नई शुरुआत, एक परिवार। लेकिन ये बंधन सिर्फ 1 महीने का था। सुरेंद्र वापस नोएडा आ गया बीवी को छोड़कर। एक रिटायर्ड आर्मी मेजर के घर में नौकरी मिली। 6 साल तक वहां रहा। वहीं से उसकी मुलाकात हुई मोनिंदर सिंह पंडेर से, एक बिजनेसमैन जो उसको अपने घर ले गया। 2002 और 2003 के आसपास सुरेंद्र पंडेर के D5 बंगलों में नौकर बन गया। वो पहली मंजिल पर रहता था। बाहर से सब नॉर्मल लेकिन अंदर पंडेर की पार्टीज, कॉल गर्ल्स, शराब, ये सब सुरेंद्र को देखते रहने पर मजबूर कर देता था। उसकी आंखों में वो छुपा हुआ ख्याल जो धीरे धीरे बदल रहा था। मोनिंदर सिंह डेली जो है मतलब जब मैडम होती थी तब तो ठीक रहते थे और जब मैडम नहीं होती थी तो वो डेली कॉल गर्ल्स वगैरह लेकर के आता था। और ये जितनी भी लड़कियां आती थी मैं इनको खाना बनाता था, खिलाता था। इनको देख देख करके मेरा भी जो है मतलब मैं अकेला था तो मेरा भी मन में प्रेशर बना कभी सेक्स करने का। 2005 की शुरुआत में निठारी गांव में पहली परेशानी शुरू हुई। एक 14 साल की लड़की रिम्पा हलदार गायब हो गई। फिर एक के बाद एक बच्चे, लड़कियां अचानक गायब होने लगे। ज्यादातर गरीब घरानों से थे। पुलिस को शिकायतें मिली लेकिन कोई सुनवाई नहीं। लोग सोचते थे लड़कियां भाग गई होगी या फिर कोई ऑर्गन ट्रेड का शिकार बन गई होगी। कई बार ड्रेन में कुछ सड़े हुए हाथ पांव दिखते थे लेकिन पुलिस ने कहा वो पुराने बोन्स हैं। किसी को शक नहीं हुआ और सुरेंद्र भी घर में अकेला रहता था। जब पांडर बाहर जाता था वो रातें जहां आवाज नहीं, सिर्फ सन्नाटा। फरवरी 2006 से अक्टूबर 2006 तक और लड़कियां गायब होने की खबरें आती रही। एक छोटी बच्ची कविता जो 5 साल की थी, रचना लाल 9 साल की और दीपाली सरकार 12 साल की। ज्यादातर लड़कियां निठरी के मजदूर घराने की थी। एक 20 साल की लड़की पायल जो कॉल गर्ल थी
वो भी गायब हो गई। लोगों के दिल में शक बढ़ रहा था, लेकिन कोई सबूत नहीं। सुरेंद्र को देखते थे लोग, वो चुपचाप नौकरी करता, लेकिन उसकी आंखें वो अलग सी थी। क्या वो जानता था या फिर वो खुद था वो राज? 7 अक्टूबर 2006 को पहली FIR दर्ज होती है पायल के गायब होने पर। पुलिस ने उसका सेलफोन ट्रेस किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। निठरी गांव के माँ बाप रो रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमारे बच्चे कहाँ गए? ये सवाल हवा में गूंज रहा था। सुरेंद्र घर में बैठा शायद सोच रहा था अपनी बेटी सिमरन के बारे में, जो गांव में रह गई थी। 3 साल की बेटी, जिसके बारे में बाद में वो रोया भी। 29 दिसंबर 2006 वो दिन जो सब बदल गया। निठरी के 2 रेसिडेंट्स ने पुलिस को बताया D5 के पीछे ड्रेन्स में कुछ है। एक सड़ा हुआ हाथ मिला, फिर और हड्डियां मिली। 15 ह्यूमन स्कल्स, कपड़े के टुकड़े जो गनी बैग्स में भरे पड़े थे। घर के पीछे खुदाई हुई तो और स्केलेटन्स मिले। लोग चिल्लाए और पुलिस तुरंत पहुंची। सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर पंडेर को कस्टडी में लिया गया। कोहली ने कन्फेस किया कि उसने 6 बच्चों और एक लड़की को मारा, सेक्सुअली असॉल्ट किया और बॉडीज को काट काट कर ड्रेन में फेंका। उसने कैनिबलिज्म की भी बात बोली, लेकिन वो बाद में सवाल का हिस्सा बनी। 30 दिसंबर 2006 पुलिस को कुछ और स्केलेटन्स मिले और 5 पुलिस वाले सस्पेंड हुए, क्योंकि 2 साल से शिकायतें आती रही लेकिन इग्नोर किए गए। भीड़ ने पुलिस पर हमला किया घर के बाहर। ऑफिशियल्स को ऑर्गन ट्रेड का शक होता है तो डॉक्टर के घर रेड शुरू होती है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिलता। कोहली की कन्फेशंस में एक और गंदा सच निकलता है। ऑफिशियल्स ने पूछा कि मिसिंग बॉडी पार्ट्स का क्या हुआ, तो उसने कहा कि कुछ ऑर्गन्स खाए, बाकी को टॉयलेट में धुलवा दिया। एक विक्टिम के चेस्ट का हिस्सा पकाया और खा लिया जैसे कोई जानवर। किचन में से आकर के चाकू लेके गया, इसको मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का पीस भी खाया था। उसने ये भी कबूल किया कि वो नेक्रोफिलिया भी था, मतलब मरने के बाद बॉडीज के साथ। ये सब कुछ सिर्फ सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन से हुआ। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कोई इंसान कितनी आसानी से जानवरों जैसी हरकत कर देता है? 19 विक्टिम्स के रिमेन्स मिले। ज्यादातर लड़कियां 10 साल से कम उम्र की थी। उनके टुकड़े ड्रेनेज और जमीन पर बिखरे हुए थे। The drains. When they brought them out, those bones were found to be of kids. लेकिन उसमें से कुछ हड्डियां बाहर निकली हुई थी। There were bones floating in the water, sticking out of the bags. And after an investigation, we all came to realize they were the bones of small children. 4 जनवरी 2007 गांधीनगर में उसका ब्रेन मैपिंग किया गया और 9 जनवरी को नार्को एनालिसिस की गई। कोहली ने फिर से कन्फेस किया कि सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन से किलिंग्स, नेक्रोफिलिया और वो एक कैनिबल भी था। पहले तो विक्टिम के लिवर को खाने की कोशिश की, लेकिन तुरंत उसे वॉमिटिंग हो जाती है। कुछ और बॉडी पार्ट्स को वो पका कर खाता है, जैसे अंधेरा उसको खा रहा था। इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा कोहली ये सब कुछ अकेला करता था, क्योंकि वो पांडेर की हैबिट से ट्रिगर होता था। पार्टीज देखते हुए वो खुद को रोक ना सका। फरवरी 2007 में एम्स ने 19 स्कल्स कंफर्म किए। बॉडीज 3 टुकड़ों में काटी गई थी। सीबीआई ने ब्लड स्टेन ग्रिल और मोबाइल फोन्स जैसे एविडेंस टेस्ट के लिए भेजे। नवंबर 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस दिया पांडेर को बचाने के एलिगेशंस पर। 13 फरवरी 2009 को पहला केस रिम्पा हलदार में कोहली और पंडेर को डेथ सेंटेंस मिला, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। 2010 से 2012 तक कई और केसेस में भी डेथ सेंटेंसेस दिए गए। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कोहली की डेथ सेंटेंस अपहोल्ड की। The Supreme Court has stayed the execution of Surinder Kohli at midnight on Sunday. The orders were passed by Justice H.L. Dattu at his residence on a petition by Surinder Kohli, accused and convicted in the Nithari killings. 2014 में मर्सी पिटीशन रिजेक्ट हुई और डेथ वारंट इशू हुआ, लेकिन लास्ट मोमेंट पर स्टे मिल गया। 2015 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिले की वजह से डेथ को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया। 2016 से 2019 तक फिर से मल्टीपल डेथ सेंटेंसेस आए। 16 अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सारे केसेस में एक्विट कर दिया। सिर्फ कन्फेशन पर केस था। इन्वेस्टिगेशन फ्लॉट थी। एक ही केस बचा। 11 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी एक्विट कर दिया। पांडेर पहले ही फ्री था और सुरेंद्र कोहली भी आजाद हो गया और आज ये केस बंद है, पर ये सवाल खुला है। और इतनी लाशें और इतने परिवारों को दर्द सहने के बावजूद भी जस्टिस नहीं मिल सकता, तो फिर एक इंसान की कीमत क्या है?